हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने स्टडी में, क्योंकि जो है आप लोगों का यूजीसी नेट 2021 का एग्ज़ाम डेट के बारे में आ चुका है। फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्दी जल्दी भर लो, टाइम बाकी है अभी। और इसका एग्ज़ाम मई में होने वाला है, तो मैं आप लोगों को यूजीसी नेट पेपर 1 जो सभी सब्जेक्ट वाले के लिए कंपलसरी होता है, इसका प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। यस फ्रेंड, आपको बहुत कम ऐसा यूट्यूब में वीडियो मिलेगा जिसमें सारे पेपर का प्रैक्टिस सेट एक साथ होगा। इसमें रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जो आईसीटी, कम्युनिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन सभी के क्वेश्चंस में एक साथ, जैसे यूजीसी नेट में 50 क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही कराऊंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में मैं आपको कराऊंगी। तो इसलिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स। और अगर आपको इन सब का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के लिंक में मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर ले फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। मेरे चैनल जियो एडुकेशन ग्रुप पे आप सभी का वेलकम है। मैं नीतू कुमारी सिंह। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह मूल्य जिसे आकृति के माध्यम से प्रदर्शित ना किया जा सके वह है, तो उसको क्या कहते हैं। माध्यमिका, मध्यमान, आवृत्ति सारणी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, वह मूल्य जिस आकृति के माध्यम से, ठीक है, यानी किसी भी आकृति के माध्यम से जिसको हम प्रदर्शित ना कर सके, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा। तो इसका हो जाएगा माध्यिका। क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। देख, नेक्स्ट है, किसी भी सिटीज़ में सर्वाधिक आवृत्ति वाली जो संख्या है, जो संख्याओं के घनत्व के मध्य हो, कहा जाता है। तो देखिए उसको क्या कहा जाता है। तो ज्यामितीय मध्यमान, गणितीय मध्यमान, या शतांक, गुणांक, या बहुलांक। तो क्या हो जाएगा। तो इसका जो होगा क्या होगा फ्रेंड, बहुलांक कहलाएगा। ठीक है, किसी भी सिटीज़ में अगर सर्वाधिक आवृत्ति वाला संख्या है, ठीक है, तो उसके घनत्व, संख्याओं के घनत्व के मध्य अगर हो तो वो बहुलांक कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है, जनसंख्या का सामाजिक स्तर ज्ञात करने के लिए यदि एक शोधकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करता है जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, तो ऐसी स्थिति में अध्ययन का निष्कर्ष होगा, क्या होगा, गलत होगा, पक्ष विशेष का होगा, असत्य होगा, या सत्य होगा। तो इसका जो हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा। क्या होगा? सत्य। जनसंख्या का सामाजिक स्तर अगर आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि एक शोधकर्ता, जनसंख्या का सामाजिक स्तर कैसा है ये जानने के लिए, आप एक शोध, आप शोधकर्ता हो, सोच लो, तो किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करता है जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है। आप ऐसे व्यक्ति के पास गए जो पिछड़ा है, तो ऐसी स्थिति में अध्ययन का अब जो आप अध्ययन करोगे और उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, तो वो जो निष्कर्ष होगा वो पूरी तरह से असत्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जनगणना के लिए प्राथमिक प्रदंत प्राप्त होंगे। जो जनसंख्या के लिए, जनगणना के लिए कहाँ से प्राप्त होंगे, तो इसका दिया हुआ है, जनगणना के लिए जो है महापंजीयक और जनगणना आयुक्त से आप प्राप्त करोगे, ग्राम पंचायत से प्राप्त करोगे, स्थानीय निगम से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सोचो, इसका ए होगा, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त से। जनगणना के लिए अगर प्राथमिक प्रदत्त आप प्राप्त होंगे तो वो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त से आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रकाशित पुस्तक के प्रदंतों, अब प्रदंत मीन्स जो अब जानते हो डाटा होता है, का संकलन कहा जाएगा। क्या होगा अगर किसी प्रकाशित पुस्तक के प्रदंतों का प्राथमिक प्रदंत, द्वितीय प्रदंत, तृतीय प्रदंत, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अगर भी किसी पुस्तक से है, मैगजीन से है, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रदंत होगा, है ना, सेकेंडरी डाटा। तो इसका सेकेंडरी डाटा होगा। डाटा से देखिएगा हर साल रहता ही है। ये प्रैक्टिस सेट है। निम्नलिखित तर्क का अध्ययन कीजिए। एक तर्क है, ए जो है वो बी की माँ है, ठीक है, और इसलिए बी ए की पुत्री है। यह तर्क क्या है? वैध है, असामान्य है, संदेशपद है, या अति विस्तृत है।
तो इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए इस संदेहास्पद है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ए जो है वो किसकी माँ है, बी की माँ है, बी की माँ है ये, ठीक है, माँ है, इसलिए बी ए की पुत्री है। तो बोल रहा है इसीलिए जो बी है वो ए की पुत्री है। तो इसमें क्या है, दिए गए जो तर्क है, तर्क में मात्र इतनी ही सूचना दी गई है, ए बी की माँ है अर्थात बी ए की संतान है। ये संतान पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी, अतः बी ए की पुत्री मानना संदेहास्पद है ना, क्योंकि पुत्र भी हो सकता है, इसलिए ये संदेहास्पद है। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं हर वीडियो का पीडीएफ जो अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देती हूँ। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। और सारे इन्फॉर्मेशन अप टू डेट एग्ज़ाम का, एडमिट कार्ड रिज़ल्ट सब मैं बताती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक नोटिफिकेशन मेरे पहुँच सके फ्रेंड्स, इसलिए सब्सक्राइब करने बोल रही हूँ। तो देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उसे विशिष्टता तर्क दिया हुआ है, यदि उसे विशिष्टता अंक प्राप्त होते हैं तो उसे छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। हाँ, उसे छात्रवृत्ति मिल गई, इसका अर्थ है कि उसने अवश्य विशिष्टता यानी डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त की होंगे। यह तर्क क्या है, वैध है, अमान्य है, संदेहास्पद है या अति विस्तृत है, क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका जो हो जाएगा बी होगा। ये क्या है, अमान्य है। देखिए जो दिया गया कथन है ये सुस्पष्ट है कि इसमें जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलने के बहुत से मानक हो सकते हैं, उनमें से एक विशिष्ट अंकों की प्राप्ति भी है, अतः छात्रवृत्ति मिल गई, मात्र इतने से ही क्या होता है, यह प्रमाणित नहीं होता कि उसने विशिष्ट अंक प्राप्त कर लिए होंगे। यदि वाक्य में केवल पद का ग्रहण होता है कि केवल विशिष्टता अंक प्राप्त करने वालों को ही छात्रवृत्ति मिलती है तो यह कहा जा सकता था कि उसने अवश्य ही विशिष्टता अंक प्राप्त कर लिए होंगे। अतः सुस्पष्ट है कि यह तर्क क्या है, अमान्य है, यानी इनवैलिड है। ओके, ऐसा अगर तर्क रहेगा तो वो इनवैलिड है। थोड़ा सा जो है आपको सोचना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा प्रश्न के पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, शिक्षा का क्षेत्र प्रतिवादों एवं गलत धारणाओं से भरा पड़ा है, क्योंकि क्यों क्यों गलत धारणा से पड़ा हुआ है? तो जैसे देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है, पहला है अध्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान करने में सक्षम नहीं है, यहाँ पर अच्छी शिक्षण विधि एवं पद्धति का अभाव है। सी में शिक्षण में आने वाली समस्याओं का ठोस वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा हल नहीं किया जा सकता। शिक्षा की समस्याओं में निर्वाचन की आत्मनिष्ठा की अधिक भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स सोचिए कि क्या होगा, तो इसका जो होगा बी हो जाएगा, यानी शिक्षा का क्षेत्र प्रतिवादों एवं गलत धारणाओं से भरा पड़ा है क्योंकि यहाँ पर अच्छी शिक्षण विधि एवं पद्धति का अभाव है। किस चीज़ का अभाव है, शिक्षण विधि और पद्धति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक को सामान्यतः चाहिए कि वह क्या चाहिए, अगर एक विश्वविद्यालय में जो प्राध्यापक है, प्रिंसिपल, उनको क्या चाहिए, वह संदेहशील अनुसंधान क्षेत्र में पूर्वव्यस्त हो, अध्यापक अनुसंधान एवं पद प्रदर्शन के मध्य परस्पर तालमेल पैदा करे, कम से कम 2 विद्वतापूर्ण लेखों को वार्षिक प्रकाशित करे या पाठ्यपुस्तक के लिखने पर केंद्रित करे। तो क्या करना चाहिए, सोच लिए। इसका जो होगा फ्रेंड्स बी होगा, यानी अध्यापन, अनुसंधान एवं पथ प्रदर्शन के मध्य परस्पर तालमेल पैदा करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लेटो के अनुसार शिक्षा की मुख्य भूमिका क्या है, सोचने तथा विचारने की शक्ति का विकास करना, देश को मजबूत बनाना, प्रत्येक छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना या उपयुक्त सभी। तो इसका जो होगा
ए हो जाएगा। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य भूमिका है सोचने तथा विचारने की शक्ति का विकास करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें जिन्हें स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है वे हानिकारक नहीं होते। दूसरे शब्दों में इस बात को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जिन्हें स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता वे उपयोगी होती है। तो ये उचित होगा, अनुचित है, संदेशपाद है या अति विस्तृत निष्कर्ष है? क्या लग रहा है आपको? ये अनुचित है ना? क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में ही कहा गया है अगर वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या बोला अच्छा नहीं माना जाता है तो ऑब्वियसली ठीक है हानिकारक नहीं भी होगा लेकिन उसको हम उपयोगी तो नहीं बोल सकते ना। तो इससे पता चल रहा है कि ये अनुचित है। नेक्स्ट है, निर्देशन पद्धति में आवश्यक है कि, क्या आवश्यक होता है निर्देशन पद्धति में? तो पहला देखिए आपको बोल रहा है इकाइयों का समग्र चयन ना किया गया हो, इकाई समग्र से भिन्न हो, इकाई समग्र के अधीन हो, उत्तर प्राप्ति में सफलता मिलती है। तो क्या हो जाएगा 12 का? तो देखिए इसका जो होगा निर्देशन पद्धति में आवश्यक है कि उत्तर प्राप्ति में सफलता मिलती है। अब देखिए क्वेश्चन जो है ये आपके रीजनिंग से दे दिया है कि यदि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 144 है तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक सी के मूल्य निर्धारण में सहायक नहीं है? तो इसमें बोल रहा है सी का जो है वो निर्धारण में कौन सा सही नहीं है। तो इसका देखिए दिया हुआ है 64002। तो क्या हो जाएगा? तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, क्या होगा इसका? इसका मैं आंसर बताती हूँ आपको। पहले शून्य, शून्य जो है वो नहीं होगा। कैसे? देखिए ए बी सी 144 दिया तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले आपको 1 + 2 लिखना है। 2 × 2, जस्ट मिनट, 1 × 2 ब्रैकेट प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 2 और इन सब पे स्क्वायर दे देना है। देखिए 2 × 1 = 2 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 = 4, प्लस 3 × 2 = 6। ओके, तो ये ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर। तो आप जानते हो 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो यहाँ पे 0 कहीं भी आया क्या? मूल्य निर्धारण में सहायक हुआ? नहीं। तो इसका आंसर सी यानी शून्य हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करते चले। नेक्स्ट है, अकादमिक ज्ञान विषयों पर एक शोधकर्ता को स्वयं को किस रूप में समझना चाहिए? क्या पूर्णतः अध्यापकों पर निर्भर, निष्पक्ष और अतिवादी, यथा स्थिति बनाए रखने वाला या पर्याप्त ज्ञानवान? कैसा? तो देखिए इसका जो हो जाएगा 14 का वो होगा सी, यानी जो अकादमिक यानी ज्ञान विषय पर एक शोधकर्ता को अगर स्वयं को किस रूप में समझना चाहिए? यथास्थिति बनाए रखने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1975 का संबंध है। तो ये पर्यावरण से देखिए क्वेश्चन है, स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1975 का संबंध किससे है? खाड़ी देशों के जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, खाड़ी देशों में शांति स्थापित करने से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा 15 का? तो फ्रेंड्स इसका जो होगा पर्यावरण संरक्षण से। आप जानते हैं स्टॉकहोम घोषणा पत्र जो है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएफसी का प्रयोग किया जाता है। सीएफसी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वातानुकूलन यंत्रों के उद्योगों में, घरेलू ईंधन के रूप में, कृत्रिम श्वास देने में, उपयुक्त सभी में। तो क्या हो जाएगा? ए, यानी सीएफसी का प्रयोग जो है वातानुकूलन यंत्रों के उद्योगों में किया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? कार्यपालिका को रीट जारी करने के लिए बाध्य कर सकती है, प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से, या संसदीय समितियों के माध्यम से। तो क्या हो जाएगा? इसका होगा डी, संसदीय समितियों के माध्यम से। भारतीय संसद, ये देखिए पॉलिटिकल से क्वेश्चन है, भारतीय संसद जो है किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण रखेगी? तो संसदीय समिति के माध्यम से नियंत्रण रखेगी। निम्नलिखित में कौन सा अंक जो है विचित्र युग्म है? कौन सा? तो 2, 5, 6, 8, 4 दिया हुआ है। तो देखिए 18 में इसमें कौन सा विचित्र है? तो ये आपको देख के ही पता चल गया होगा, 5 जो है यहाँ पे, यानी सी। नेक्स्ट है 19 नंबर, भारत की वैज्ञानिक राजधानी क्या है? तो भारत की वैज्ञानिक राजधानी क्या है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई। क्या होगा फ्रेंड्स? आई नो आप सभी जानते होंगे, बेंगलुरु। भारत का वैज्ञानिक राजधानी साइंटिफिक जो है ये बेंगलुरु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस से, निम्नलिखित में कौन सा लैन का भाग नहीं है? माइक्रोवेव, सर्वर, वर्क स्टेशन, या नेटवर्क केबल। तो क्या होगा? इसका ए होगा, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है वो लैन का भाग नहीं है। बाकी सर्वर, वर्क स्टेशन, नेटवर्क केबल, ये सभी जो है लैन का ही भाग है। तो लैन का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, इसका हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ओके। नेक्स्ट देखिए 21, लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए अध्यापक में सजगता नितांत आवश्यक है। तो ये अनिश्चित है, सदैव है, प्राय है, नहीं है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये समझने का है फ्रेंड्स। लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए अध्यापक में सजगता नितांत आवश्यक है। तो क्या ये थोड़े समय के लिए शिक्षक में होना चाहिए, या हमेशा के लिए होना चाहिए, प्रायः, या नहीं? तो आप खुद गेस कर लिए होंगे, इसका क्या सदैव होना चाहिए। अगर एक शिक्षक है तो लोकतांत्रिक मूल्य की प्रतिष्ठा के लिए अध्यापक में सजगता नितांत होना चाहिए, यानी हमेशा होना चाहिए, जब वो टीचिंग कर रहे हैं तब भी, और जब वो नहीं कर रहे हैं तब भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, प्रभावकारी अध्यापन निम्नलिखित में से किसका एक फलन यानी फंक्शंस है? तो प्रभावकारी नियंत्रण किसका फलन है? स्पष्ट और तथ्यात्मक कम्युनिकेशन का, कक्षा में पूर्ण अनुशासन का, नियमित अध्यापन का, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्ययन का। तो इसका होगा ए, स्पष्ट और तथ्यात्मक कम्युनिकेशन का। जो प्रभावकारी अध्यापन होता है वो स्पष्ट और तथ्यात्मक कम्युनिकेशन का फलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अध्यापक में निम्नलिखित में से सबसे अधिक वांछनीय यानी डिजरेबल क्या है? कक्षा में ठीक समय पर आना, अपनी विषय सामग्री को स्पष्ट, सही और सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना, कड़ाई से अनुशासन लागू करना, या कक्षा में आदेश देने वाला यानी परमिशिव होना। तो क्या लगता है फ्रेंड्स, आप एक शिक्षक हो तो पहले आप खुद सोचो कि क्या होना चाहिए, है ना? एक प्रोफेसर बनने जा रहे हैं आप, तो अपनी विषय सामग्री को स्पष्ट, सही और सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, ये एक अध्यापक को अवश्य आना चाहिए। ठीक है। तो ये बी होगा इसका आंसर। एक अच्छा अध्यापक वह होता है, एक अच्छा अध्यापक कौन होगा? जो बहुत मेधावी, इंटेलिजेंट हो, जो सादा जीवन, सिंपल लाइफ व्यतीत करता हो, जो अपने अध्यापन विषय में प्रवीण हो, जो अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन हो, विद्यार्थियों में सच्ची लगन हो। तो बताइए क्या होगा 24 का फ्रेंड्स? जो अपने अध्यापन विषय में प्रवीण हो। ठीक है। जो अपने अध्यापन का जो विषय है उनका उसमें प्रवीण हो, और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सके और उनको समझा सके। ठीक है। तो मैं आज आप लोग को 25 क्वेश्चन ही करवाऊँगी, और इसके बाद आप जानते हो, इसके बाद मैं जो है आप लोग को क्वेश्चन इसके बाद 25 में आपको करवाऊँगी। ठीक है। अध्यापक को चाहिए कि क्या चाहिए? वो अपनी विद्यार्थियों से उचित दूरी बनाए रखे, अच्छे अंक प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करे, अपने विद्यार्थियों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करे, अच्छी तरह से पढ़ाए और सोच ले कि उसका कार्य पूर्ण हो गया। तो क्या होगा?
इसका सी हो जाएगा, अध्यापक को चाहिए कि अपने विद्यार्थियों के कल्याण के लिए हर संभव हो प्रयास करे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स। और इस वीडियो का जो पार्ट 2 है वो देखना ना भूलें, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।